कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सा मिट्टी का मटका, जिसके अंदर सिर्फ पानी होना चाहिए, अगर उसके भीतर से किसी बच्चे की सिसकती हुई आवाज आने लगे तो आप क्या करेंगे? और अगर वो आवाज आपसे ये कहे, मुझे बाहर मत निकालना वरना मैं अकेला नहीं निकलूंगा, तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये कहानी है चार दोस्तों की। अमन यानी मैं, रोहित, नेहा और काजल। हम चारों को इन भूत प्रेत और अंधविश्वास की बातों पर कभी यकीन नहीं था, लेकिन उस एक रात एक पुराने गांव के खंडहरनुमा मकान ने हमारा ये घमंड हमेशा के लिए तोड़ दिया। वहां हमें एक ऐसा मटका मिला जिसके अंदर एक ऐसा साया कैद था जो मौत के बाद भी किसी का इंतजार कर रहा था। और सबसे डरावनी सच्चाई ये थी कि वो बच्चा उस मटके के अंदर बिल्कुल अकेला नहीं था। वो डरावनी रात और खामोश मकान करीब 2 साल पहले की बात है। शहर से कोसों दूर कच्चे रास्तों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक पुराने गांव में हम चारों घूमने गए थे। शाम ढलते ढलते मौसम का मिजाज बिगड़ गया। आसमान काले बादलों से घिर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाइक से आगे बढ़ना नामुमकिन था। तभी सड़क किनारे हमें एक पुराना वीरान मकान दिखाई दिया। रोहित ने मोटरसाइकिल रोकी और बोला, आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह बारिश रुकते ही निकलेंगे। मकान बाहर से ही डरावना लग रहा था। मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था। हम चारों किसी तरह अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही बरसों पुरानी धूल की महक और सन्नाटे ने हमारा स्वागत किया। दीवारों पर पपड़ियां उखड़ चुकी थीं और कोने में कुछ पुराना टूटा फूटा सामान बिखरा पड़ा था। लेकिन उन सबके बीच जिस चीज ने हमारा ध्यान खींचा वो था कमरे के बीचों बीच रखा एक बड़ा मिट्टी का मटका। वो इतना बड़ा था कि आसानी से एक छोटा बच्चा उसके अंदर समा सकता था। काजल ने ठिठुरते हुए कहा, इसे यहाँ किसने रखा होगा? नेहा ने बात टालने के लिए मजाक किया, शायद किसी ने प्यास बुझाने के लिए पानी रखा हो। रोहित हंसा और मटके के पास जाकर बोला, चलो चलकर देखते हैं। रोहित ने जैसे ही मटके का ढक्कन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी अंदर से एक जोरदार धक्का लगा और ढक्कन वापस अपनी जगह पर ठक की आवाज के साथ गिर गया। हम चारों के चेहरों की हंसी पल भर में गायब हो गई। रोहित ने इस बार थोड़ी हिम्मत दिखाई और ढक्कन पूरी तरह उठा दिया। उसने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर गहरी कालिख और सन्नाटा था। रोहित चैन की सांस लेते हुए बोला, अरे कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन उसी पल मेरे कान में मटके के भीतर से एक बेहद धीमी दर्द भरी सुगबुगाहट पड़ी। माँ। मेरे हाथ से टॉर्च छूटते छूटते बची। मैंने कांपते हुए कहा, तुम लोगों ने सुना क्या? नेहा का चेहरा पीला पड़ गया था। क्या? मैंने कहा, अंदर से किसी बच्चे की आवाज आई है। रोहित ने बात को टालने के लिए फिर से जबरदस्ती हंसने की कोशिश की। तारांकन, अमन, डर मत, बाहर बारिश की आवाज गूंज रही है। लेकिन काजल शांत थी। वो लगातार उस मटके को एकटक घूर जा रही थी। उसने कांपते होठों से फुसफुसाया, तारांकन नहीं, अमन सही कह रहा है, मैंने भी सुना था। रात का वो खौफनाक मंजर। रात के करीब 11 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश अभी भी जारी थी। हम चारों ने उसी कमरे में एक कोने में सोने की कोशिश की, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती हुई आवाज गूंजी, टक टक टक। हम चारों एक झटके में उठ बैठे। आवाज मटके की तरफ से आ रही थी। टक टक टक। तारांकन कोई अंदर से मटके की दीवार पर उंगली थपथपा रहा था। रोहित ने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद फिर वही आवाज आई, टक टक टक। काजल डर से कांपते हुए बोली, तारांकन, इसे बाहर ले चलो या यहां से भागो। रोहित अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला, अरे कोई चूहा वूहा होगा अंदर। वो उठकर मटके के पास गया और जैसे ही उसने अपना हाथ मटके के अंदर डाला, अंदर से किसी अदृश्य छोटे हाथ ने उसकी कलाई को कसकर दबोच लिया। रोहित की चीख निकल पड़ी। हम तीनों दौड़कर उसके पास पहुंचे और उसे खींचा। जब रोहित ने अपना हाथ बाहर निकाला तो उसकी कलाई पर कोई नहीं था, लेकिन वहां 4 गहरी खून से लाल उंगलियों के निशान छपे हुए थे। और ठीक उसी वक्त मटके के भीतर से एक बच्चे की ठंडी चुभने वाली हंसी गूंजी, ही ही ही। उस हंसी ने हमारी बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। हमने तय किया कि अब सुबह होने तक कोई मटके के पास नहीं जाएगा। रात के 2:13 का रहस्य। रात के ठीक 2:13 हो रहे थे। बारिश थम चुकी थी। मकान में अजीब सा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मेरी आंख खुली। बाकी तीनों गहरी नींद में सो रहे थे। तभी मुझे अपने ठीक कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। एक बारीक डरावनी फुसफुसाहट, भैया
मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे सामने कोई नहीं था। तभी फिर से आवाज आई, भैया मुझे बाहर निकाल दो। मैंने डरते हुए अपनी गर्दन मटके की तरफ घुमाई। उसका ढक्कन अपने आप सरक कर एक तरफ गिर चुका था और मटके के काले मुंह के बीचों बीच एक छोटा सा चेहरा दिखाई दे रहा था। एक पीला बेजान चेहरा, काजल से भरी गहरी आंखें, चिपके हुए गीले बाल और उन पतले होंठों पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान। मैं चीखने ही वाला था कि उस बच्चे ने अपनी ठंडी उंगली अपने होंठों पर रख दी और फुसफुसाया, उन्हें मत जगाना। मैं दहशत से पत्थर बन चुका था। मैंने कांपते हुए पूछा, तारांकन तुम कौन हो? बच्चे ने अपनी गर्दन थोड़ी सी तिरछी की और मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहीं रहता हूं। मेरी रूह कांप उठी। मटके के अंदर? उसने धीरे से सिर हिलाया, अब रहता हूं। तभी पीछे से नेहा की नींद में लिपटी आवाज आई, तारांकन अमन, किससे बात कर रहे हो तुम? मैंने घबरा कर पीछे देखा। नेहा उठ चुकी थी और जैसे ही मैंने पलक झपक कर वापस मटका देखा, अंदर कोई नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। नेहा मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? मैंने कांपते हाथों से मटके की तरफ इशारा किया। नेहा ने आगे बढ़कर मटके के अंदर झांका। अगले ही पल उसके चेहरे का सारा खून सूख गया। उसने मटके के अंदरूनी हिस्से पर हाथ फेरा। वहां मटके की मिट्टी पर छोटे छोटे नाखूनों के अनगिनत गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी मासूम ने अंदर से बाहर निकलने के लिए न जाने कितने दिनों तक दीवारों को खरोंचा हो। और उन खूनी निशानों के ठीक नीचे एक शब्द लिखा था, मां। गांव के बुजुर्ग का सच। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम उस घर से बाहर भागे और गांव के एक बुजुर्गवार के पास पहुंचे। हमने उन्हें रात की सारी बात बताई। बुजुर्ग ने हमारी बात सुनते ही गहरी सांस ली और बोले, तो तुम लोग उस मनहूस घर में चले गए थे? रोहित ने सहम कर पूछा, तारांकन बाबा, क्या था उस मटके में? वहां क्या हुआ था? बुजुर्ग ने आंखें बंद की और पुरानी यादों को कुरेदते हुए बताया, सालों पहले उस घर में एक गरीब औरत अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। औरत किसी काम से बाहर गई थी। जब वो लौटी तो उसका बच्चा घर में नहीं था। पूरी रात उसने पागलों की तरह ढूंढा पर बेटा नहीं मिला। अगली सुबह उसी कमरे में वो बड़ा मटका उल्टा पड़ा मिला, लेकिन अंदर बच्चा नहीं था। सिर्फ मटके के चारों तरफ बच्चे के रोने की आवाजें गूंजती रहीं। हमने कांपते हुए पूछा, तो क्या बच्चा कभी मिला नहीं? बुजुर्ग ने हमारी आंखों में देखते हुए डरावनी बात कही, मिलना तो दूर, आज तक किसी को यह समझ नहीं आया कि वो मटका हर रोज अंदर से खाली क्यों मिलता था, जबकि हर सुबह उसके अंदर छोटे बच्चों के पैरों के नए निशान छपे होते थे। अंत, जो अंत नहीं था। हम चारों ने फौरन उस गांव को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन काजल जाने क्यों जिद पर अड़ गई। तारांकन, हम इस मटके को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर इसके अंदर सच में किसी की आत्मा कैद है तो। हमने काजल की बात मानकर उस भारी मटके को उठाने की कोशिश की। जैसे ही रोहित और मैंने उसे पकड़ा, वो मटका अचानक लोहे की तरह भारी हो गया, इतना भारी कि हम चारों मिलकर भी उसे 1 इंच नहला नहीं पाए। और तभी मटके के अंदर से एक सिसकती हुई आवाज उभरी, मत ले जाओ मुझे मेरी मां के पास जाना है। काजल का दिल पसीज गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मटके के करीब झुकी और बोली, तारांकन, तुम्हारी मां कहाँ है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर अंदर से जवाब आया, यहीं, तुम्हारे पास। अचानक कमरे के दरवाजे पर एक परछाई उभरी, लंबे बिखरे बाल, झुका हुआ सिर और हाथ में एक मैला हुआ लाल कपड़ा। नेहा चीख पड़ी। वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी और उसी पल मटके के अंदर से बच्चा चीख चीख कर रोने लगा, तारांकन मां, मुझे मत ले जाओ। हम चारों अपनी जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन भागते वक्त जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो परछाई कमरे के अंदर खड़ी थी और उस औरत के पीछे मटके के अंदर से वो छोटा बच्चा धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी डरावनी मुस्कान के साथ कहा, भैया, तुमने मुझे आखिरकार बाहर निकाल दिया। हम पागलों की तरह भागते रहे, लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे काजल की दर्दनाक चीख गूंजी। हम रुके और पीछे मुड़े। काजल गायब थी। जहां वो खड़ी थी वहां सिर्फ उसका दुपट्टा पड़ा था। रोहित उसे ढूंढने के लिए उस तरफ दौड़ा। तभी मटके के पास पड़े उस खाली मटके के अंदर से काजल की आवाज आई, अमन, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वह आवाज काजल की नहीं थी, वो उसी बच्चे की आवाज थी जो काजल की आवाज की नकल कर रहा था। और अगले ही पल उस एक मटके के अंदर से 4 अलग अलग आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। पहले काजल की, फिर नेहा की, फिर रोहित की और आखिर में मेरी अपनी आवाज।
चारों आवाजें एक स्वर में चिल्ला रही थीं, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। आज का सच, हम किसी तरह अपनी जान बचाकर उस गांव से वापस शहर आ गए। आज इस घटना को पूरे 2 साल हो चुके हैं। काजल अब हमारे संपर्क में नहीं है। रोहित ने कभी उस बारे में मुंह नहीं खोला। नेहा ने उस गांव का नाम तक लेना छोड़ दिया। लेकिन मेरे साथ एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो कभी खत्म नहीं होता। हर साल ठीक उसी तारीख को रात के 2:13 पर मेरे कमरे में एक आवाज गूंजती है, टक टक टक। पहली बार मुझे लगा खिड़की खटक रही है, दूसरी बार लगा कोई चूहा होगा, लेकिन तीसरी बार जब मैंने उस आवाज का पीछा किया तो मेरे कमरे के कोने में जमीन पर एक छोटा सा मिट्टी का मटका रखा हुआ था। मैंने उसे कभी नहीं खरीदा था। उसका ढक्कन अपने आप थोड़ा सा उठा और अंदर से वही पुरानी मासूम आवाज आई, भैया खेलोगे? मैंने डरते हुए कांपते गले से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ पल का सन्नाटा रहा, फिर अंदर से उस बच्चे की हंसी गूंजी और साथ ही जवाब आया, इस बार मैं अकेला नहीं हूं। और उसी पल मेरे बिस्तर के ठीक नीचे से 4 अलग अलग बच्चों के एक साथ हंसने की आवाज आई, ही 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 ही। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने अब पीछे देखा तो वो बच्चा अब मटके के अंदर नहीं मिलेगा। और आज भी मेरे कमरे के कोने में वो मटका रखा है। हर रात उसका ढक्कन थोड़ा सा खुला मिलता है और अंदर से एक सुरीली डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अमन मुझे बाहर निकालो। यदि आपके कमरे में भी रात को कभी पानी के मटके के पास कोई आहट हो तो भूल कर भी पीछे मत देखिएगा, शायद आप अकेले नहीं हैं। अमन उस मटके को कमरे के कोने में रखे हुए 6 महीने बीत चुके थे। उसकी रातें अब नींद की मोहताज नहीं थीं, बल्कि डर के साए में गुजरती थीं। मटका अब सिर्फ एक वस्तु नहीं थी, वो एक जीवित धड़कती हुई मुसीबत बन चुका था। रात के ठीक 2:13 बजे कमरा एकदम खामोश था, लेकिन अमन के कानों में मटके के अंदर से आती वो घिसटने वाली आवाज खुरच 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 किसी कीड़ों के रेंगने जैसी सुनाई दे रही थी। अमन अपने बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसने अपने तकिए को सिर पर इस तरह कसकर दबा लिया था कि बाहर की आवाजें कम सुनाई दें। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर का एक कोना नीचे की तरफ दब रहा है, जैसे कोई छोटा सा वजन उसके सिरहाने आकर बैठ गया हो। उसने अपनी आंखें बंद रखीं। उसे पता था कि अगर उसने आंखें खोली तो शायद वो दृश्य बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी एक ठंडी बर्फीली उंगली उसके कान के पास आई और धीरे से उसके बालों को सहलाने लगी। अमन भैया, आज बाहर बहुत अंधेरा है, क्या तुम हमें अपनी रोशनी दोगे? ये आवाज किसी एक बच्चे की नहीं थी। ये आवाज गूंज रही थी एक साथ कई बच्चों की सिसकियों का मिश्रण। अमन ने हिम्मत जुटाकर धीरे से एक आंख खोली। कमरे के कोने में रखा मटका अब अपनी जगह पर नहीं था। वो खिसककर उसके बिस्तर के ठीक बगल में आ चुका था। उसका ढक्कन पूरी तरह खुल चुका था। मटके के भीतर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मटके के अंदर एक ऐसा काला छेद है जो कमरे की सारी रोशनी को निगल रहा है। अमन ने फुसफुसाते हुए कहा, तारांकन, तुम क्या चाहते हो? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मटके के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वो हाथ इंसानी नहीं था, वो राख की तरह काला और लकड़ी की तरह सूखा हुआ था। मटके के अंदर से अब काजल की आवाज आई, लेकिन वो बिल्कुल बेजान थी। हम अकेले नहीं रह सकते अमन, हमने तुम्हें अपने खेल में चुन लिया है। अमन की रूह कांप गई। तभी अचानक कमरे की सारी दीवारें पसीने की तरह चिपचिपी हो गईं। दीवारों पर काजल, नेहा और रोहित की तस्वीरें उभरने लगीं, जैसे वे सब मटके के अंदर से उसे देख रहे हों। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे वे किसी नरक की आग में झुलस रहे हों। मटके के अंदर से फिर वही 4 बच्चों की सामूहिक हंसी गूंजी। वो हंसी नहीं थी, वो अमन के दिमाग को चीरने वाली एक चीख थी। अमन देखो, हम तुम्हारे बिस्तर के नीचे आ गए हैं। अमन को लगा कि बिस्तर के नीचे से ढेरों छोटे छोटे हाथ उसके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों की खाल को किसी ने खरोंच दिया है। उसने बिस्तर से छलांग लगाई और कमरे के बाहर की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। कोई बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से उसे बंद कर रहा था। अमन पीछे मुड़ा। मटका अब कमरे के बीचों बीच था। उसके अंदर से अब वो बच्चा बाहर निकल आया था। वो बच्चा नहीं था, वो एक छाया थी जिसके शरीर के अंगों की बनावट गलत थी। उसके हाथ जरूरत से ज्यादा लंबे थे और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। बच्चा कमरे के अंधेरे में तैरते हुए अमन के करीब आया और उसके सीने पर अपनी हथेली रखी। अमन को लगा कि उसका दम घुट रहा है,
जैसे उसके फेफड़ों में पानी भर गया हो। अमन भैया, तुमने काजल को मटके से बाहर नहीं निकाला, इसीलिए अब तुम मटके के अंदर आओगे। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ सिसकियां निकली। वह बच्चा मटके के ढक्कन की ओर इशारा करने लगा। मटका अब अपना मुंह और बड़ा कर रहा था, जैसे वो अमन को निगलने के लिए तैयार हो। तभी अमन के कमरे की खिड़की जोर से खुली। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन हवा के साथ वो पुरानी सड़ी हुई मिट्टी की महक भी आई। उसे अपने कानों में अपनी ही आवाज सुनाई दी, जो वो 2 साल पहले उस खंडहर घर में चिल्लाया था, हमें बाहर निकालो। वो आवाज अब उसी के कमरे में गूंज रही थी। अमन घुटनों के बल गिर पड़ा। मटके से निकली वो छाया उसके करीब आई। उसने अमन की ठुड्डी पकड़ी और उसे ऊपर की ओर उठाया। अगली रात जब तुम सोओगे तो हम तुम्हारी आंखों से दुनिया देखेंगे, तुम्हारा शरीर हमारा मटका बनेगा। इतना कहकर वो छाया मटके में वापस चली गई। मटका अपने आप बंद हो गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अमन वहां जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसके पूरे शरीर पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे और उसके कानों में अभी भी मटके के अंदर से आती उन 4 दोस्तों की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। अगले दिन जब सूरज निकला तो अमन का कमरा बिल्कुल खाली था। कोई मटका नहीं था, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि वो खुद को नहीं पहचान पा रहा है। उसकी परछाई जो फर्श पर पड़ रही थी वो अमन की नहीं थी, बल्कि वो एक छोटे बच्चे की थी, जिसके हाथ में एक मिट्टी का छोटा सा ढक्कन था। रात के 2:13 अभी आने वाले थे और अमन को डर इस बात का नहीं था कि वो मर जाएगा। उसे डर इस बात का था कि अगली बार जब वो आवाज देगी, अमन मुझे बाहर निकालो, तो शायद वो आवाज उसके अपने गले से निकल रही होगी। खौफ का ये सिलसिला अभी थमा नहीं था, बल्कि वो तो अब अमन के भीतर अपनी जड़ें जमा रहा था। अमन के कमरे की खिड़की आज भी रात को खुली रहती है, और अगर आप ध्यान से सुने तो उस कमरे से अब भी 2:13 बजे किसी के सिसकने की आवाज आती है। सुबह की पहली धूप जब खिड़की के शीशों से छनकर अमन के कमरे में आई तो वो कमरा धूप से नहीं, बल्कि एक अजीब सी भारी उदासी और सड़न से भरा हुआ लग रहा था। अमन अपनी खाट पर इस तरह बेसुध पड़ा था जैसे उसके शरीर से किसी ने उसकी सारी हड्डियां और सांसें खींच ली हों। रात के उस वीभत्स हादसे के बाद से उसका कमरा अब उसका कमरा नहीं रहा था, बल्कि वो उस खंडहरनुमा घर के उस मनहूस कमरे की एक परछाई बन चुका था। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जब अमन ने सुबह उठकर आईने में खुद को देखा तो उसे अपने चेहरे की त्वचा पर हल्की हल्की मिट्टी की परत जमी हुई दिखाई दी। उसने कितनी ही बार अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर धोया, लेकिन वो मिट्टी पानी से साफ नहीं हुई। वो जैसे उसकी खाल के अंदर तक उतर चुकी थी। दिन भर घर में अजीब सी बेचैनी छाई रही। न तो हवा चल रही थी और न ही पंखे की आवाज आ रही थी। फिर भी कमरे में रखे कागज अपने आप उड़ उड़कर कोने में रखे उस छोटे मटके के पास जाकर चिपक रहे थे। अमन ने हिम्मत करके उस मटके को उठाकर कूड़ेदान में फेंकने की सोची थी। उसने मटके को छुआ भी, लेकिन वो इतना ठंडा था मानो किसी ने उसे सीधे बर्फ की सिल्लियों के बीच से निकाला हो। जब उसने उसे उठाने के लिए जोर लगाया तो उसकी उंगलियां मटके की मिट्टी पर ऐसी चिपक गईं जैसे फेविकोल लग गया हो। और तभी दिन के उजाले में भी जब सूरज सिर पर था, मटके के अंदर से एक बुदबुदाती हुई आवाज आई, अमन भैया, दिन में भी धूप अच्छी नहीं लगती, अंदर आ जाओ, यहां छांव है। अमन चीखते हुए पीछे हटा। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने फौरन एक मोटे कपड़े से उस मटके को लपेटा और उसे घर के बाहर ले जाकर एक सूने कुएं में फेंकने का फैसला किया। लेकिन जब वो घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर का पूरा नजारा बदल चुका था। बाहर शहर की कोई सड़क नहीं थी, बल्कि वही पुराना भयंकर बारिश से सराबोर वीरान गांव था, जहां कच्चे रास्ते और काले काले ऊंचे पेड़ खड़े थे। अमन घबरा कर पीछे मुड़ा। उसका घर गायब हो चुका था। वो सिर्फ एक खुला हुआ खंडहर कमरा था, जिसके बीचों बीच वही बड़ा मटका रखा हुआ था, और उस मटके के पास काजल, नेहा और रोहित की खाली चप्पलें पड़ी थीं। तभी मटके का ढक्कन अपने आप खुला और उसमें से वही पीला, बेजान चेहरा बाहर निकला। उस बच्चे की आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसके मुंह से खून की जगह काली मिट्टी टपक रही थी। बच्चे ने अपनी सूखी, ठंडी उंगली हवा में उठाई और हंसते हुए कहा, तू हमें घर से बाहर तो ले आया, अमन, पर तू अपनी रूह को उसी कमरे में भूल आया है। अमन की आंखें एक झटके में खुलीं। वो अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ पड़ा था। वह सिर्फ एक डरावना सपना था, या शायद एक चेतावनी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2:12 हो रहे थे, यानी वो भयानक पल बस 1 मिनट दूर था। अमन का पूरा कमरा अब अंधेरे में डूबा हुआ नहीं था, बल्कि कमरे की दीवारों से एक अजीब सा नीला फॉस्फोरस जैसा प्रकाश निकल रहा था। दीवारों पर खून या पानी नहीं, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों के दर्जनों खूनी पंजे छपे हुए थे, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ रेंग रहे थे।
उसके बिस्तर के चारों तरफ हवा का तापमान अचानक शून्य से भी नीचे पहुंच गया। उसके मुंह से निकलने वाली हर सांस भाप बनकर उड़ रही थी। टक टक टक। मटके के अंदर से वो आवाज फिर शुरू हो गई, लेकिन इस बार वो सिर्फ मटके तक सीमित नहीं थी। वो आवाज उसके तकिए के अंदर से, उसकी अलमारी के भीतर से और उसके जूतों के अंदर से एक साथ आ रही थी, जैसे पूरा कमरा ही एक मटका बन चुका हो और उसके अंदर सैकड़ों बच्चे बंद हों। अमन ने अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर भींच लिए। वो रो रहा था, सिसक रहा था। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस सुबह हो जाए, लेकिन घड़ी की सुइयां मानो वहीं जम गई थीं। तभी उसके ठीक सामने हवा में एक परछाई आकार लेने लगी। वो काजल की परछाई थी। काजल के बाल खुले हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने अमन के करीब आकर अपने ठंडे होंठ उसके कान के पास रखे और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, अमन, हम चारों अब कभी अलग नहीं हो सकते। तूने उस मटके को छुआ था, तूने हमें अपनी दुनिया में जगह दी थी, अब हम तुझे अपनी दुनिया में ले जाने आए हैं। अमन ने अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर नहीं आई, जैसे किसी ने अंदर से उसका गला रेत दिया हो। तभी कमरे के कोने में रखा वो छोटा मटका अपने आप जमीन पर लुढ़कने लगा। वो लुढ़कते लुढ़कते सीधे अमन के बिस्तर के पास आया। उसका मुंह सीधे अमन के चेहरे की तरफ खुला हुआ था। मटके के अंदर से एक घना काला धुआं निकला और उसने अमन को पूरी तरह घेर लिया। उस धुएं के भीतर से 4 अलग अलग चेहरे उभरे, रोहित का सूजा हुआ चेहरा, नेहा की खाली आंखें, काजल का खौफनाक रूप और उस अनाम बच्चे की वो गंदी डरावनी मुस्कान। सबने एक साथ एक ही सुरीली और चुभने वाली आवाज में कहा, अब मटका पूरा भर चुका है अमन, और अब इस मटके का ढक्कन हमेशा के लिए बंद होने वाला है। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने मिट्टी के मटके को जमीन पर पटककर चकनाचूर कर दिया हो। कमरे में कांच और मिट्टी के टूटने की भयानक आवाज गूंजी। 2 साल बाद का एक खौफनाक सच। आज शहर में उस मकान को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि उस मकान के अंदर से आज भी रात को हंसने की और मटके को खुरचने की आवाजें आती हैं। अमन का कोई अता पता नहीं है। पुलिस को उसकी अलमारी में सिर्फ एक चीज मिली, एक मिट्टी का छोटा सा मटका, जिसके ऊपर 4 अलग अलग नामों के शुरुआती अक्षर खून से लिखे हुए थे, अ, क, न, र। और उस मटके के ठीक बगल में फर्श पर धूल के बीच एक वाक्य लिखा हुआ था, ढक्कन खुल चुका है, अब तुम अंदर देखने की कोशिश मत करना, वरना अगली आवाज तुम्हारी ही होगी। रात के ठीक 2:13 पर आज भी शहर के उस सुनसान इलाके में एक मकान की खिड़की से कोई ताकता रहता है और मटके के अंदर से धीमी सी आवाज गूंजती है, भैया, क्या बाहर बहुत अंधेरा है? शहर के जिस सुनसान मकान में अमन गायब हुआ था, वहां की हवा में अब सिर्फ सड़ती हुई मिट्टी और शमशान की राख की महक तैरती थी। पुलिस ने उस मकान को हमेशा के लिए सील कर दिया था, लेकिन सील किए गए दरवाजों के भीतर जो चल रहा था वो इंसानी समझ से परे था। अमन के गायब होने के ठीक 1 हफ्ते बाद उसके छोटे भाई राहुल ने ठान लिया कि वो सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। उसने शहर के सबसे शक्तिशाली और ख्याति प्राप्त तांत्रिक अघोरी बाबा रुद्रनाथ को ढूंढ निकाला। बाबा रुद्रनाथ की आंखें अंगारे जैसी थीं और उनके शरीर पर हमेशा भस्म रमी रहती थी। जब राहुल ने उन्हें मटके और अमन की डायरी की कहानी सुनाई तो बाबा रुद्रनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तारांकन बेटा, जिसे तुम एक साधारण मटका समझ रहे हो, वो कोई बर्तन नहीं, बल्कि 7 पुश्तों से भटकती हुई उन अकाल मृत्यु आत्माओं का कब्रिस्तान है, जिसे तांत्रिक भाषा में प्रेत घट कहा जाता है। उस घर में किसी ने सदियों पहले एक ऐसे शैतानी अनुष्ठान की बलि दी थी, जिसका ढक्कन एक बार खुल जाए तो वो तब तक शांत नहीं होता जब तक वो अपने अंदर इंसानी रूहों का कोटा पूरा ना कर ले। श्मशान जैसी खामोश रात और तांत्रिक का घेरा। रात के ठीक 12 बज रहे थे। अघोरी बाबा रुद्रनाथ, उनके 2 चेले और राहुल तीनों उसी सील किए गए मकान के अंदर दाखिल हुए। मकान के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सीने पर हजारों पाउंड का बोझ रख दिया हो। हवा बिल्कुल रुकी हुई थी और कमरे का तापमान इतना गिर चुका था कि उनकी हर सांस से घना कोहरा निकल रहा था। कमरे के बीचों बीच वही कमरा था और उस कमरे के फर्श पर ठीक उसी जगह एक बड़ा मिट्टी का मटका रखा हुआ था, जिसके मुंह पर लाल कपड़ा बंधा था और उस पर अजीबोगरीब तंत्र के निशान बने हुए थे। बाबा रुद्रनाथ ने आगे बढ़कर अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का और जमीन पर सिंदूर से एक सुरक्षा चक्र घेरा बनाया। उन्होंने राहुल से कहा, तारांकन, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। आज रात उस प्रेत घट का असली मालिक बाहर आएगा। हमें अमन को बचाना है तो इस मटके के भीतर उतरना होगा। बाबा ने अपने हाथ में एक बड़ी लोहे की त्रिशूलनुमा छड़ ली और मंत्रों का उच्चार करना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी, गहरी, भारी और कानों के पर्दे फाड़ देने वाली।
जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, मटके के ऊपर बंधा लाल कपड़ा अपने आप जलने लगा। मटके के भीतर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आने लगी। खर खर खर। मटके के भीतर का नरक। अचानक मटके का ढक्कन जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ गया। मटके के अंदर से कोई धुआं नहीं निकला, बल्कि ऐसा लगा मानो पाताल लोक का कोई काला समंदर बाहर उफन रहा हो। उस काले पानी और धुएं के बीच से 4 आकृतियां बाहर निकली, रोहित, नेहा, काजल और खुद अमन। लेकिन वे जीवित इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनके शरीर पर खून के थक्के जमे हुए थे और उनके मुंह से लगातार काली मिट्टी गिर रही थी। अमन की खाली और डरावनी आंखें सीधे अपने भाई राहुल पर पड़ीं। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपनी सूखी आवाज में कहा, तू क्यों आ गया राहुल? यहां बहुत जगह है, आजा। इस मटके में हमारे साथ खेलने के लिए बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। राहुल भाई को उस हालत में देखकर रो पड़ा। तारांकन भैया, ये क्या हो गया है तुम्हें? बाहर चलो मेरे साथ। तभी तांत्रिक रुद्रनाथ ने चिल्लाकर कहा, तारांकन वधान राहुल, वे अमन नहीं है, वे उस प्रेत की परछाइयां हैं जो अमन का रूप लेकर तुम्हें इस घेरे से बाहर खींचना चाहती हैं। बाबा रुद्रनाथ ने अपने हाथ में बंधा रुद्राक्ष का कड़ा मटके की तरफ फेंका और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। कड़े से निकलती हुई तेज रोशनी ने उन चारों भूतों को पीछे धकेल दिया। लेकिन तभी मटके के अंदर से एक ऐसी आवाज गूंगी जिसे सुनकर बाबा रुद्रनाथ के माथे पर भी पसीना आ गया। वो किसी बच्चे की आवाज नहीं थी, बल्कि एक सदियों पुरानी, भारी और दानवी आवाज थी। तूने हमारे मटके को छेड़कर बहुत बड़ी भूल की है सन्यासी। इस घट को खोलने वाले ने इसे खून का भोग दिया था और अब ये घट बिना 4 नई लाशों के बंद नहीं होगा। तांत्रिक का तंत्र और खून का खेल। मटके के अंदर से एक लंबी, राख जैसी काली परछाई बाहर निकली। उस परछाई के हाथ नहीं थे, बल्कि उसकी जगह नुकीले पाश, फंदे थे। उस परछाई ने सीधे तांत्रिक रुद्रनाथ पर हमला कर दिया। बाबा रुद्रनाथ ने अपने त्रिशूल से उस पर वार किया, लेकिन त्रिशूल हवा में ही काले धुएं बनकर बिखर गया। वो दानवी शक्ति इतनी भारी थी कि बाबा रुद्रनाथ को जमीन पर गिरा दिया। उनके मुंह से खून की धार बह निकली। चेले घबराकर घेरे से बाहर भागने लगे। बाबा ने चिल्लाकर रोका, तारांकन मूर्खों, घेरे से बाहर मत जाओ, बाहर मौत है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक चेले ने जैसे ही घेरे से बाहर पैर रखा, मटके से निकली उस काली परछाई ने हवा में ही उसे दबोच लिया और एक ही झटके में उसके शरीर का सारा खून सोख लिया। वो चेला चंद सेकंड में धूल बनकर जमीन पर बिखर गया। कमरे में खौफ का तांडव शुरू हो चुका था। दीवारें चीख रही थीं, फर्श पर खून की नदियां बहने लगी थीं। अमन का भूत धीरे धीरे रेंगते हुए उस घेरे के पास आया। उसने अपनी ठंडी उंगली राहुल की तरफ बढ़ाई और फुसफुसाया, देख राहुल, भैया ने तेरे लिए भी जगह बना रखी है, आजा। राहुल डर के मारे बेहोश होने की कगार पर था। तभी तांत्रिक रुद्रनाथ ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उन्होंने अपने शरीर पर लगी भस्म उठाई और उसे अपने खून में मिलाकर एक चक्र बनाया। उन्होंने महाकाल का एक ऐसा प्रचंड मंत्र पढ़ा जिससे पूरा मकान कांप उठा, मानो भूकंप आ गया हो। बाबा रुद्रनाथ ने चिल्लाकर उस मटके के मुंह पर एक लोहे की भारी कील ठोक दी और उस पर एक विशेष तांत्रिक ताबीज जड़ दिया। वो खौफनाक अंत जो अंत नहीं था। एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसे सुनकर पत्थरों के भी दिल फट जाएं। मटका जोर से हिला और उसके अंदर से वे सारी परछाइयां, रोहित, नेहा, काजल और वो अनाम बच्चा एक साथ खिंचते हुए वापस उस मटके के अंदर समा गईं। मटके का मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन जमीन पर अचेत अवस्था में पड़ा था। तांत्रिक रुद्रनाथ हाँफ रहे थे। उनके शरीर पर गहरे जख्म थे। उन्होंने राहुल से कहा, तारांकन जल्दी करो, इस मटके को यहां से उठाओ और इसे किसी गहरे श्मशान की आग में जला दो। अगर ये मटका जमीन पर एक पल भी और रहा तो ये इस धरती के विनाश का कारण बन जाएगा। राहुल ने कांपते हाथों से उस बर्फीले मटके को उठाया। उसका वजन किसी पहाड़ जितना भारी था। उन्होंने और तांत्रिक ने मिलकर उस मटके को श्मशान घाट ले जाकर एक विशाल चिता की आग में फेंक दिया। मटका आग की लपटों के बीच सुलगने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर से हजारों बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही हों। देखते ही देखते वो मटका लाल होकर फट गया और उसकी राख हवा में उड़ गई। सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। अमन को अस्पताल पहुंचा दिया गया। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन उसकी आंखों में वो खालीपन हमेशा के लिए बस चुका था। आज का अंतिम सच। आज इस घटना को 3 साल हो चुके हैं। अमन अब पूरी तरह सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी रात को अकेले पानी नहीं पीता और न ही कभी शीशे में अपनी परछाई देखता है। लेकिन कल रात
जब अमन अपने नए घर में सो रहा था तो ठीक रात के 2:13 पर उसके बेडरूम के कोने से एक आवाज आई, टक टक टक। अमन की नींद उड़ गई। उसने डरते हुए उस कोने की तरफ देखा। वहां कोई मटका नहीं था, सिर्फ जमीन पर मिट्टी के कुछ निशान थे जो धीरे धीरे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। और उसके ठीक कान के पास से एक जानी पहचानी मासूम आवाज ने फुसफुसाया, भैया तूने मटका जलाया था, हमें थोड़ी जला पाया था, हम तो अब तेरे अंदर आ गए हैं। अमन ने इस बार चीखना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, क्योंकि उसका गला अब पूरी तरह मिट्टी से भर चुका था। श्मशान घाट की उस भयानक चिता में मटका भस्म तो हो चुका था, लेकिन क्या किसी शैतानी ताकत को इतनी आसानी से मारा जा सकता है? ये सवाल तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ के मन में बार बार उठ रहा था। मटका भले ही राख बन गया था, लेकिन उसकी राख का एक छोटा सा कण उड़कर अमन के जूतों के तलवे से चिपक गया था, एक ऐसा बीज जो नरक के सबसे गहरे अंधकार से आया था। अमन को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी थी। उसके घरवाले उसे एक नए शहर, एक नए मकान में ले आए थे, ताकि वो उस मनहूस अतीत को भूल सके। अमन ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने रात में जागना छोड़ दिया, अपने कमरे की हर खिड़की पर भारी पर्दे डलवा दिए और घर का हर एक कोना हमेशा रोशन रखता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि भूत बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने भीतर घर बना चुका था। वो खौफनाक बदलाव। अमन के शरीर में धीरे धीरे अजीब बदलाव आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले उसका रंग बदलने लगा। उसकी गोरी त्वचा धीरे धीरे पीली और बेजान होने लगी, जैसे उसके जिस्म का सारा खून सूख चुका हो। जब भी वो आईने के सामने खड़ा होता तो उसे शीशे में अपनी परछाई थोड़ी देर से दिखाई देती, मानो उसकी परछाई उससे अलग कोई और हो। उसके कमरे का तापमान हमेशा सामान्य से कई डिग्री नीचे रहता था। गर्मियों के दिनों में भी अमन के मुंह से निकलने वाली सांसें भाप बनकर उड़ती थीं। उसके घरवाले उसकी इस हालत को देखकर परेशान थे, लेकिन वे किसी डॉक्टर को दिखाते उससे पहले ही अमन के कमरे से अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गईं। रात के ठीक 2 बजते ही अमन के कमरे की दीवारें सीलन से भर जाती और उनसे चिपचिपा काला पदार्थ टपकने लगता। दीवारों पर अपने आप उंगलियों से कुछ अजीबोगरीब तंत्र और बच्चों के नाम लिखे जाने लगे। अमन, काजल, रोहित, नेहा और उन सबके बीच एक ऐसा नाम जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा था। तांत्रिक रुद्रनाथ की चेतावनी और भयानक रात। एक रात शहर से कोसों दूर अपनी कुटिया में बैठे बाबा रुद्रनाथ की आंखें अचानक एक झटके में खुलीं। उनके हाथ में पकड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला का धागा अपने आप टूट गया और सारे दाने बिखर गए। बाबा समझ चुके थे कि बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद चेले को बुलाया और भारी आवाज में कहा, तारांकन, वो मटका सिर्फ एक माध्यम था। असली शैतान तो उस मटके के भीतर से निकलकर उस लड़के अमन के जिस्म में पनाह ले चुका है। अगर अगली अमावस्या की रात तक उसे नहीं रोका गया तो वो प्रेत योनि इस पूरे शहर को श्मशान बना देगी। बाबा रुद्रनाथ उसी रात अमन के नए घर के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, कोहरा घना था और हवा में एक अजीब सी चीख तैर रही थी। अमन के कमरे का खौफनाक मंजर। उधर अमन के घर में रात के ठीक 2:13 हो चुके थे। अमन अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। एक पुतली स्थिर और दूसरी पुतली लगातार चारों तरफ घूम रही थी। अचानक उसके कमरे की छत से एक के बाद एक 4 परछाइयां नीचे उतरने लगीं। वे कोई और नहीं बल्कि काजल, नेहा, रोहित और वो अनाम बच्चा थे। उनके शरीर पर कफन लिपटा हुआ था और उनके अंगों से सड़ती हुई मिट्टी झड़ रही थी। वे चारों अमन के बिस्तर के चारों तरफ खड़े हो गए। नेहा की परछाई ने आगे बढ़कर अमन के माथे पर अपना ठंडा हाथ रखा। उसके मुंह से खून की एक बूंद अमन के गाल पर गिरी। अमन का शरीर अचानक हवा में 3 फीट ऊपर उठ गया। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी हो गईं और उसके गले से एक ऐसी राक्षसी भारी आवाज निकली जो उसकी अपनी नहीं थी। तूने हमें श्मशान में जलाना चाहा, बाबा के पास भागा, पर भूल गया कि तू हमारा सबसे पहला और पक्का घर है। तभी कमरे का दरवाजे का ताला टूटकर चकनाचूर हो गया। तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ और उनके चेले हाथ में पवित्र अग्नि और मंत्रों से सिद्ध किया हुआ लोहे का त्रिशूल लेकर अंदर दाखिल हुए। मकान के अंदर कदम रखते ही बाबा रुद्रनाथ ने दहाड़ते हुए कहा, तारांकन, छोड़ दे उस मासूम की रूह को पापी साए। आज तुझे तेरी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। रूहों का तांडव और तांत्रिक की अंतिम जंग। कमरे का माहौल किसी महायुद्ध के रणक्षेत्र जैसा बन गया था। दीवारों पर बने बच्चों के पंजे अब दीवारों से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगे थे। वे सीधे तांत्रिक के चेलों पर झपटे। एक चेला चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। बाबा रुद्रनाथ पीछे हटे बिना अपने शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र और तांत्रिक बाणों का उच्चार करने लगे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी पवित्र अग्नि को हवा में उछाला, जिससे कमरे में एक सोने जैसी चमक वाला सुरक्षा घेरा बन गया।
अमन, जिसके अंदर वो मुख्य प्रेत समाया हुआ था, हवा में तैरते हुए बाबा रुद्रनाथ के सामने आया। उसके होठों पर एक भयानक खौफनाक हंसी तैर रही थी। तू हमें क्या जलाएगा सन्यासी? हम इस बच्चे की हड्डियों में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। अगर तूने हमें बाहर निकाला तो ये लड़का उसी पल मर जाएगा। बाबा रुद्रनाथ की आंखें क्रोध से लाल थीं। उन्होंने कहा, मुझे इस लड़के की जान की परवाह है, पर इस दुनिया को बचाने के लिए मुझे हर कीमत चुकानी होगी। बाबा ने अपने हाथ का त्रिशूल सीधे अमन की छाती की तरफ लक्षित किया। उस त्रिशूल से एक तेज नीली रोशनी निकली जो सीधे अमन के सीने के पार जाने लगी। एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वो चीख सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों अकाल मृत्यु आत्माओं की सामूहिक चीख थी। पूरा मकान हिल गया। खिड़कियों के कांच टूटकर चकनाचूर हो गए। अमन जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। उसके मुंह से एक घना काला धुआं निकला, इतना काला कि पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो धुआं हवा में तड़पता हुआ खिड़की से बाहर आसमान में गायब हो गया। खौफनाक अंत जो अंत नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा रुद्रनाथ हाँफ रहे थे। उनके बाल बिखर चुके थे और उनके मुंह से खून आ रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर देखा। अमन जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। बाबा ने उसके माथे पर हाथ फेरा और राहत की सांस लेते हुए कहा, प्रेत बाहर निकल चुका है, बच्चा बच गया है। लेकिन तभी बाबा की नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी। जहां कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां जमीन की मिट्टी अपने आप ऊपर उठ रही थी। वहां कोई मटका नहीं था, लेकिन मिट्टी खुद ब खुद एक छोटे से मटके का आकार ले रही थी। और उस मिट्टी के अंदर से, जो अब आकार ले चुकी थी, एक धीमी, मासूम और प्यारी सी आवाज गूंजी, भैया, तुमने मुझे बाहर निकाला था ना? अब मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगा। बाबा रुद्रनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत अमन को उठाया और चेलों से चिल्लाकर बोले, तारांकन, यहां से भागो। वो प्रेत सिर्फ अमन के जिस्म से निकला है। उसने अपनी जड़ें इस पूरे मकान की नींव में बो दी हैं। आज का वर्तमान और अंतिम चेतावनी। आज उस घटना को 5 साल हो चुके हैं। अमन अब बड़ा हो चुका है। वो शहर बदल चुका है, कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुका है, नौकरी भी कर रहा है। वो सामान्य दिखता है, हंसता है, लोगों से मिलता है। लेकिन उसके करीबी दोस्त ये बात जानते हैं कि अमन कभी शीशे के सामने नहीं जाता। वो कभी रात को अकेला पानी नहीं पीता। और सबसे डरावनी बात, हर साल उसी तारीख को रात के ठीक 2:13 पर अमन के कमरे की दीवार से पानी टपकने लगता है और उसके तकिए के नीचे से एक छोटी सी मिट्टी की गोली मिलती है जिसे कोई नहीं बनाता, लेकिन वो हर सुबह वहां अपने आप मिल जाती है। कल रात जब अमन सोने गया तो उसके सिरहाने से एक फुसफुसाहट आई, अमन, मटका टूट गया तो क्या हुआ? हम तो तेरे दिल में बसते हैं। क्या हमारे साथ नहीं खेलेगा? अमन ने बिना पीछे देखे अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने इस बार पीछे देखा तो वो मटका उसे हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लेगा। और यदि आपके कमरे में भी रात को कभी ऐसी ही कोई ठंडी आहट सुनाई दे तो भूल कर भी मत देखिएगा। अमन के जिस्म से वो काला धुआं निकलकर आसमान में तो गायब हो गया था, लेकिन तांत्रिक बाबा रुद्रनाथ अच्छी तरह जानते थे कि ये किसी साधारण प्रेत या साये की विदाई नहीं थी। वो आफत का सिर्फ एक ट्रेलर था। वो शैतानी ताकत अब हवा, मिट्टी और पानी यानी प्रकृति के हर कण में घुल चुकी थी। बाबा रुद्रनाथ ने अपने आश्रम लौटते ही अपने सबसे शक्तिशाली यंत्र और प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू कर दिया। उनके हाथ एक ऐसी पांडुलिपि लगी जिसमें उस वीरान गांव और उस मटके का असली इतिहास दर्ज था। पांडुलिपि के पन्ने पलटने पर जो सच सामने आया, उसने बाबा रुद्रनाथ के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह कोई साधारण घर नहीं था। सदियों पहले उस जगह पर एक खूनी दलदल हुआ करता था जहां तांत्रिक अनुष्ठानों के नाम पर मासूम बच्चों की बलि दी जाती थी। उस बड़े मिट्टी के मटके को कालघट कहा जाता था, एक ऐसा आयाम जो इंसानी दुनिया और नरक के बीच का दरवाजा था। उस मटके को जिस किसी ने भी छुआ, उसकी रूह उस घट की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। और अमन ने तो सिर्फ मटका नहीं छुआ था, उसने उसे अपने घर की दहलीज तक पहुंचा दिया था। अमन का नया शहर और खौफनाक परछाइयां। उधर अमन अपने परिवार के साथ देश के दूसरे कोने में एक नए शहर के आधुनिक फ्लैट में रहने लगा था। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कह दिया था कि उसकी मानसिक हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन ये सुकून महज एक धोखा था। नया फ्लैट चमकता हुआ, संगमरमर के फर्श वाला और चारों तरफ रोशनी से जगमगाता हुआ था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती, उस फ्लैट का मिजाज बदलने लगता। सबसे पहले फ्लैट के आधुनिक बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता। नल से पानी की जगह गाढ़ा, लाल और चिपचिपा तरल पदार्थ बहने लगता। जब अमन उसे साफ करने जाता तो उस तरल पर उंगलियों से वही पुराने निशान बने मिलते।
अमन, मटका फूट गया तो क्या हुआ? हम तेरे अंदर हैं। अमन ने इन सब बातों को अपने घरवालों से छुपाना शुरू कर दिया था। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो लोग उसे फिर से पागल समझकर अस्पताल भेज देंगे। लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसके बाल तेजी से सफेद होने लगे थे और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बन चुके थे। जब भी वो रात को आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवारने की कोशिश करता तो आईने में दिखने वाला अमन उससे अलग हरकतें करता। आईने वाला अमन अपनी गर्दन को अजीबोगरीब तरीके से घुमाता और उसके होंठों पर वही डरावनी मासूम सी मुस्कान तैर जाती। तांत्रिक रुद्रनाथ का आगमन। अमन के गायब होने या उसकी मौत की आशंका को भांपते हुए बाबा रुद्रनाथ ने खुद उस नए शहर तक का सफर तय किया। वे किसी तरह अमन के उस नए फ्लैट के पते पर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो दरवाजा अमन की मां ने खोला। उनके चेहरे पर उदासी और लाचारी साफ झलक रही थी। बाबा रुद्रनाथ ने अंदर कदम रखते ही कहा, तारांकन माताजी, मुझे तुरंत अमन से मिलना है। उसकी जान खतरे में नहीं, बल्कि इस घर के हर एक शख्स की जान खतरे में है। अमन को जब ड्राइंग रूम में लाया गया तो उसकी हालत देखकर बाबा रुद्रनाथ का कलेजा कांप उठा। अमन के चेहरे पर अब इंसान की कम किसी भयानक साये की झलक ज्यादा दिख रही थी। बाबा ने उसके करीब आकर उसके माथे पर अपना हाथ रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही बाबा का हाथ अमन के माथे से लगा, अमन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसके मुंह से तेज हवा का एक झोंका निकला और कमरे के सारे बल्ब एक साथ फूटकर चकनाचूर हो गए। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। अंधेरे के बीचों बीच अमन के गले से एक भयानक और गूंजती हुई राक्षसी आवाज निकली, तो क्यों आ गया बीच में बूढ़े सन्यासी? हमने तो इस लड़के को अपना घर बना लिया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अंधेरे का तांडव और तांत्रिक का आखिरी अस्त्र। अंधेरे में अचानक 4 अलग अलग दिशाओं से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। ही वो आवाजें सिर्फ कानों में नहीं गूंज रही थीं, बल्कि दिमाग की नसों को चीर रही थीं। बाबा रुद्रनाथ ने अपने झोले से एक विशेष अग्निपात्र निकाला और उसमें जादुई जड़ी बूटियां डालकर आग जलाई। उस आग की नीली रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। रोशनी होते ही जो दृश्य सामने आया उसने सबको चीखने पर मजबूर कर दिया। कमरे की दीवारों पर कोई साधारण परछाई नहीं थी, बल्कि काजल, नेहा, रोहित और वो अनाम बच्चा चारों दीवारों से बाहर निकल रहे थे। उनके हाथ और पैर दीवारों के अंदर धंसे हुए थे और वे अपने खून से सने हाथों को अमन की तरफ बढ़ा रहे थे। वे चिल्ला रहे थे, अमन, हमारे साथ आजा। मटका टूट गया तो क्या, तू हमारा नया मटका है। अमन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका सिर चकरा रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके सीने के अंदर कोई मटका धीरे धीरे आकार ले रहा है, जिसकी दीवारें उसकी पसलियों को अंदर से चीर रही हैं। बाबा रुद्रनाथ ने चिल्लाकर अपने चेलों से कहा, तारांकन, जल्दी करो। इस कमरे के चारों कोनों पर पवित्र ताबीज की कीलें ठोको। आज या तो ये साए खत्म होंगे या हम। चेलों ने घबराते हुए कमरे के चारों कोनों में लोहे की कीलें ठोकनी शुरू कर दी। हर कील के ठुकने के साथ ही दीवारों से एक दर्दनाक चीख निकलती, ऐसी चीख जो कलेजा चीर दे। रूहों का हमला और वो खौफनाक शर्त। बाबा रुद्रनाथ ने अपनी पूरी ताकत और अपने जीवन भर की साधना का निचोड़ निकालते हुए एक महामंत्र का उच्चार शुरू किया। उनके शरीर से एक स्वर्ण जैसी तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी के दबाव से वे चारों परछाइयां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। वे तड़प रही थीं, चिल्ला रही थीं। अमन के शरीर के भीतर बैठा मुख्य प्रेत अब छटपटा रहा था। उसने अमन की आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा, हमें मत मिटाओ। हम तो सिर्फ किसी का साथ चाहते थे। इस दुनिया में हमें किसी ने प्यार नहीं दिया। बाबा रुद्रनाथ की आंखें नम थीं, लेकिन उनका स्वर चट्टान जैसा कठोर था। तुमने मासूमों की जान ली है। तुम्हारी जगह इस लोक में नहीं है। मुक्ति का रास्ता चुनो, वरना इस पवित्र अग्नि में भस्म हो जाओगे। तभी मटके के अंदर से आने वाली वो भारी दानवी आवाज फिर गूंजी, मुक्ति? हमें मुक्ति नहीं चाहिए तांत्रिक। हमें तो बस ये शरीर चाहिए, और अगर ये शरीर हमें नहीं मिला तो हम इस शहर के एक एक बच्चे को अपना मटका बना लेंगे। एक भयानक धमाका हुआ। तांत्रिक का अग्निपात्र बीच से फट गया। नीली रोशनी लाल आग में बदल गई। वर्तमान का भयानक सच और वह अधूरा अंत। उस रात बाबा रुद्रनाथ ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस साये को अमन के शरीर से बाहर तो खींच लिया और एक लोहे के विशेष कलश में कैद कर दिया। लेकिन उस संघर्ष में बाबा रुद्रनाथ बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अमन बच गया। उसका शरीर सुरक्षित था। वो अपने परिवार के साथ उस शहर को भी हमेशा के लिए छोड़कर किसी अज्ञात जगह पर चला गया। लेकिन क्या वो शैतान सचमुच हार गया था? आज इस घटना को बीते हुए कुछ ही महीने हुए हैं।
बाबा रुद्रनाथ अब इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल में आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने अपने चेलों से कहा था, तारांकन, उस कलश का ढक्कन कभी मत खोलना। वो साया मरा नहीं है, वो सिर्फ एक नए शरीर की तलाश में है। और आज ठीक रात के 2:13 पर मोहनदा देश के एक बिल्कुल दूसरे शहर में एक हॉस्टल के कमरे में रहने वाले एक अनजान छात्र की नींद खुली। उसके कमरे के कोने में कोई मटका नहीं था, बल्कि उसके स्टडी टेबल पर पानी का एक साधारण कांच का गिलास रखा था। उस गिलास का पानी अचानक हिलने लगा, बिना किसी हवा के, बिना किसी कंपन के, और उसके भीतर से एक बहुत ही मासूम मीठी सी आवाज आई, भैया, क्या मुझे बाहर निकालोगे? यहां बहुत घुटन है। उस छात्र ने जब डरते हुए गिलास में झांका तो पानी के भीतर उसे अपनी खुद की नहीं, बल्कि अमन की वो सूखी हुई डरावनी आंखें दिखाई दी, और उसके ठीक पीछे से 4 बच्चों के एक साथ हंसने की आवाज गूंजी, ही 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 ही। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मटका टूट चुका है और अब हर इंसान का दिल ही उसका नया मटका बन चुका है। बाबा रुद्रनाथ के प्राण पखेरु उड़ने के साथ ही वो लोहे का विशेष कलश, जिसमें उस दानवी साये और बच्चों की रूहों को कैद किया गया था, अपनी जगह से हिलने लगा था। बाबा के अंतिम शब्द, उस कलश का ढक्कन कभी मत खोलना, हॉस्टल के उस कमरे की दीवारों में आज भी गूंज रहे थे। लेकिन क्या इंसान की जिज्ञासा और किस्मत के लिखे को कोई टाल सकता है? अमन अब पूरी तरह इस खौफ से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। उसका जिस्म तो बच गया था, लेकिन उसकी आत्मा का एक बड़ा हिस्सा उस मटके और उस खंडहर घर में ही छूट चुका था। वो रात दिन बस इसी डर में जीता था कि कहीं वो साया वापस न आ जाए। उधर तांत्रिक रुद्रनाथ के आश्रम में उनके एक युवा और नासमझ चेले राघव के मन में लालच और अहंकार घर कर गया था। राघव को लगता था कि वो बाबा से भी बड़ा तांत्रिक बन चुका है। एक रात उसने बाबा की अलमारी का ताला तोड़कर वो लोहे का कलश बाहर निकाल लिया। राघव ने घमंड से भरे स्वर में खुद से कहा, तारांकन, बाबा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए डरते थे। मैं इस प्रेत शक्ति को अपने वश में करके पूरी दुनिया पर राज करूंगा। कलश का खुलना और महाविनाश। राघव ने शमशान घाट के बीचों बीच बैठकर उस लोहे के कलश पर अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करना शुरू किया। उसने मंत्र पढ़े और जोर से कलश का ढक्कन खींच दिया। ढक्कन खुलते ही कोई सामान्य हवा बाहर नहीं आई, बल्कि एक ऐसा बर्फीला और काला तूफान उठा जिसने श्मशान की जलती हुई चिताओं को एक ही झटके में बुझा दिया। आसमान में छाए तारे पल भर में गायब हो गए और चारों तरफ गाढ़ा सल्फ्यूरिक धुएं जैसा अंधेरा छा गया। कलश के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। वहां एक ऐसा भयानक भारी सन्नाटा पसर गया जो दिल की धड़कनें रोक दे। फिर उस काले धुएं के बीच से एक विशाल, विकृत और बहुमुखी परछाई बाहर निकली। वह कोई एक बच्चा नहीं था, बल्कि उन सैकड़ों मासूमों की आत्माओं का एक भयंकर राक्षस बन चुका था, जिन्हें सदियों पहले बलि दी गई थी। राघव का घमंड एक ही सेकंड में डर में बदल गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उस परछाई ने हवा में ही उसके पैरों को जकड़ लिया। दानवी आवाज में उस साये ने गूंजते हुए कहा, मूर्ख सन्यासी, तूने हमें कैद से नहीं, बल्कि इस दुनिया को उसके अंत से रिहा किया है। अब ये धरती हमारा नया मटका बनेगी। राघव की चीख आसमान में कहीं गुम हो गई। उसका शरीर हवा में ही धूल बनकर बिखर गया और उसकी रूह भी उसी कलश के अनंत अंधकार में खींच ली गई। अमन की पहाड़ी रातों का खौफ। पहाड़ी गांव में बैठे अमन को अचानक अपने सीने में एक तेज हुक सी उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसके दिल पर सीधे लोहे की कील ठोक दी हो। वो अपनी खाट से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर की पहाड़ियों पर मौसम बिल्कुल शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई मिट्टी की गंध तैर रही थी। अमन के कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। ठीक 2:13 पर आकर रुक गईं। अमन की रूह कांप गई। उसने अपने बिस्तर के पास देखा। वहां कोई मटका नहीं था, लेकिन उसके पैरों के पास जमीन पर अपने आप पानी की कुछ बूंदें गिरने लगी, एक एक करके, टिप टिप टिप, और उन बूंदों के बीच से जमीन पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान उभरने लगे, जो सीधे उसके बिस्तर की तरफ बढ़ रहे थे। अमन ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन उसका शरीर पत्थर हो चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके ठीक कान के पास उसके तकिए के अंदर से एक बहुत ही मीठी, जानी पहचानी और ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। भैया, तू हमसे दूर भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, पर मटका सिर्फ एक जगह नहीं होता। मटका तो हर उस इंसान का दिल होता है जो अपनों को खोकर अकेला पड़ जाता है। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हुए होंठों से पूछा, अब तुम क्या चाहते हो? तकिए के अंदर से 4 अलग अलग आवाजें एक साथ हंसने लगीं, रोहित की, नेहा की, काजल की और उस अनाम बच्चे की। हम कुछ नहीं चाहते अमन, बस चाहते हैं कि तू अपने कमरे की खिड़की खोल दे।
बाहर देख, पूरा शहर मटका बन चुका है और हर घर की खिड़की पर कोई न कोई तेरा इंतजार कर रहा है। अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हिम्मत करके अपनी गर्दन धीरे से खिड़की की तरफ घुमाई। पहाड़ी गांव के उस वीरान रास्ते पर हर घर की खिड़की पर छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खाली थे और उनके हाथों में मिट्टी के छोटे छोटे मटके थे। वे सब एक साथ एक स्वर में चिल्ला रहे थे, अमन भैया, बाहर आ जाओ, खेल खत्म होने वाला है। अनंत खौफ का साया। आज उस घटना को हुए लंबा अरसा बीत चुका है। वह पहाड़ी गांव अब पूरी तरह वीरान हो चुका है। वहां रहने वाले लोग रातों रात अपना घर बार छोड़कर भाग गए, क्योंकि वे समझ चुके थे कि उस साये से बचा नहीं जा सकता। अमन का क्या हुआ, किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस रात खिड़की से कूद गया था और कुछ कहते हैं कि वो आज भी अपने कमरे में उसी मटके के साथ बैठा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि शहर की हर एक गली में हर रात ठीक 2:13 पर पानी के मटकों या बर्तनों के हिलने की आवाज आज भी सुनाई देती है। यदि आपके घर में भी कभी रात को अचानक पानी का बर्तन अपने आप खड़खड़ाने लगे, तो याद रखिएगा, मटका सिर्फ मिट्टी का नहीं होता। श्मशान की राख से जन्मी वो काली आंधियां और पहाड़ों की सर्द हवाएं जब उस वीरान मकान की टूटी हुई खिड़कियों से टकराती थीं, तो ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद उस शाप का गवाह बनने के लिए मजबूर हो गई हो। राघव द्वारा वो लोहे का कलश खोले जाने के बाद जो महाविनाश शुरू हुआ था, वो अब किसी एक इंसान, एक कमरे या एक गांव की सीमाओं को लांघकर समय और अंतरिक्ष के उस पार फैल चुका था। वो एक ऐसा अदृश्य कोहरा बन चुका था जो इंसानी रूहों को चूस कर उन्हें हमेशा के लिए अपने अंधेरे गर्भ में दफन कर रहा था। जब राघव उस शमशान की आग में धूल बनकर उड़ा था, तो उसकी चीख उस कलश के सबसे निचले हिस्से में जा समाई थी। वह कलश अब कोई साधारण धातु का बर्तन नहीं रहा था, बल्कि वो काल के उस चक्र का द्वार बन चुका था जो हमेशा रात के ठीक 2:13 पर थम जाता था। पहाड़ी मकान की उस मनहूस खिड़की पर खड़ा अमन जब बाहर देखता था, तो उसे अपनी छाती के अंदर किसी भारी हथौड़े के पड़ने जैसी धड़कनें महसूस होती थीं। धक धक धक, तारांकन हर धड़कन के साथ उसका शरीर उस कलश की ताल पर नाचने को मजबूर हो जाता था। अमन की आंखें अब लाल अंगारे बन चुकी थीं और उसकी नसों में खून की जगह वही सड़ी हुई काली मिट्टी दौड़ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी अपनी पहचान धीरे धीरे मिटती जा रही है और उसके भीतर वे चारों साये, रोहित, नेहा, काजल और वो अनाम बच्चा, पूरी तरह काबिज हो चुके थे। उसके दिमाग में लगातार वे 4 अलग अलग आवाजें गूंजती रहती थीं। रोहित की वो व्यंग्य भरी हंसी, नेहा की वो कांपती हुई फुसफुसाहट, काजल की वो दर्द भरी सिसकी और अंत में उस बच्चे की वो ठंडी और मासूम सी पुकार, भैया अब तू रो मत, हम सब एक हो चुके हैं। तभी तांत्रिक रुद्रनाथ द्वारा छोड़ी गई वो पुरानी चमड़े से बंधी डायरी, जिसे घट पुराण कहा जाता था, उनके सबसे भरोसेमंद चेले सुमित के पास सुरक्षित थी। सुमित जानता था कि अगर उसने इस महाशाप को नहीं रोका, तो आने वाले कुछ ही दिनों में ये पूरी पृथ्वी एक विशाल मटका बन जाएगी, जिसके अंदर पूरी मानवता का अंत हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। सुमित उस डायरी, अपने तांबे के कटोरे और पवित्र भस्म को लेकर उसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ा, जहां कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। रास्ते में चीड़ के ऊंचे पेड़ हवा में इस तरह झूल रहे थे मानो वे इंसानों की लाचारी पर खिल्ली उड़ा रहे हों। जमीन पर खून और मिट्टी से लिखे गए वे डरावने संदेश, मत आ सुमित, तू भी इसी मटके का हिस्सा बनने आ रहा है, उसके कदम रोकने में नाकाम रहे। सुमित ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए जब उस वीरान पहाड़ी मकान की दहलीज पर कदम रखा, तो मकान की दीवारें और छतें किसी कब्रगाह की तरह बदल चुकी थीं। छत से हजारों की संख्या में छोटे छोटे मिट्टी के मटके लटक रहे थे, जिनके मुंह से पानी की जगह गाढ़ा खून और काली मिट्टी टपक रही थी। कमरे के बीचों बीच अमन हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से वही 4 अलग अलग आवाजें एक साथ निकल रही थीं। सुमित ने बिना एक पल गंवाए अपना तांबे का कटोरा जमीन पर पटका, जिससे एक प्रचंड सुनहरी और नीली मिली जुली अग्नि की लपटें उठीं। वह पवित्र अग्नि सीधे छत से लटक रहे मटकों पर जा गिरी। एक कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। ऐसी चीख मानो दुनिया के सारे अकाल मृत्यु का दर्द एक साथ बाहर आ गया हो। मटके हवा में एक के बाद एक फटने लगे और उनके अंदर से वे बेकसूर रूहें सफेद धुएं बनकर आसमान में विलीन हो गईं। लेकिन वह मुख्य दानवी शक्ति इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अमन ने जमीन पर गिरकर अपने ही हाथों से अपनी छाती को चीरने की कोशिश की, ताकि वो अपने खून का आखिरी भोग उस मटके को दे सके। सुमित बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ा। उसने अमन के हाथ को दबोचा और उसके माथे पर भस्म से त्रिशूल का निशान बनाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण इतनी तेजी से किया कि उसके गले की नसें उभर आईं। औब त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उस मंत्र की गूंज से कमरे की दीवारें थरथरा उठीं और अमन के शरीर से वो काला घना धुआं बाहर निकलकर खिड़की से हमेशा के लिए आसमान में गायब हो गया।
कमरे की छत से लटक रहे सारे मटके टूट चुके थे और फर्श पर सिर्फ सूखी हुई मिट्टी का ढेर बचा था। अमन जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी सामान्य हो चुकी थीं। सुमित ने राहत की सांस लेते हुए उसे अपनी गोद में उठाया, लेकिन तभी अमन ने कांपते हुए कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। वहां कोई बड़ा मटका नहीं था, लेकिन जमीन पर एक बहुत ही छोटा मासूम सा मिट्टी का दिया रखा हुआ था, जिसकी लौ नीले रंग की जल रही थी। उस दिए की लौ के भीतर से बहुत ही धीमी, मीठी और बच्चों जैसी हंसती हुई आवाज में एक फुसफुसाहट गूंजी, तारांकन भैया, हम कहीं नहीं गए। हम तो बस अब हर उस इंसान के दिल में बसते हैं जो रात को अकेले में डरता है। अगली बार जब पानी पियोगे तो हमें याद जरूर करना। आज इस घटना को बीते हुए कई साल बीत चुके हैं। अमन शहर छोड़कर दूर जा चुका है। वो एक सामान्य जिंदगी जी रहा है और उसने कभी उन पुरानी बातों को याद नहीं किया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि कहानी सचमुच खत्म हो चुकी है? शहर की भीड़भाड़ में, सुनसान रास्तों पर और हर उस घर में जहां रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां ठीक 2:13 पर पहुंचती हैं, कुछ न कुछ जरूर बदल जाता है। यदि आपके घर में भी रात के वक्त रसोई से या किसी कोने से पानी के बर्तन के खड़खड़ाने की आवाज आए, यदि कभी आपको लगे कि आपके बिस्तर के नीचे कोई बहुत ही हल्की सांस ले रहा है, और यदि कोई अनजान मासूम आवाज आपके कान के पास आकर धीरे से कहे, भैया मुझे बाहर निकालो, तो भूलकर भी अपनी पलकें मत झपकाना, क्योंकि उस पल वो मटका सिर्फ आपके कमरे में नहीं होगा, बल्कि आप खुद उस मटके के अंदर पहुंच चुके होंगे और इस बार ढक्कन हमेशा के लिए बंद हो चुका होगा। रात के ठीक 2 बजने में जब कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं, तब दुनिया की हर घड़ी की टिक टिक एक अजीब सी भारी और डरावनी खामोशी में बदल जाती है। लेकिन वो सन्नाटा शांत नहीं होता। उसके भीतर किसी अनहोनी के होने की आहट छिपी होती है। यह कहानी अब सिर्फ एक मटके या एक खंडहर घर की नहीं रह गई है, बल्कि ये इंसानी जहन के उस सबसे काले कोने की दास्तान बन चुकी है, जहां अकेलापन और डर मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। पहाड़ी गांव के उस वीरान मकान से जो काला धुआं आसमान में विलीन हुआ था, वो कभी पूरी तरह मरा नहीं था। वो तो बस एक रूप से दूसरे रूप में ढल रहा था। सुमित ने भले ही उस रात कमरे के सारे मटके तोड़ दिए थे और अमन को अपनी बाहों में उठाकर बचा लिया था, लेकिन वे यह भूल चुके थे कि जिस शैतान को सदियों पहले बली और खौफ के खून से सींचा गया हो, उसे साधारण मंत्रों और आग से हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। वो साया हवा में घुल चुका था। वो हर उस हवा के झोंके में मौजूद था जो रात के वक्त किसी सुनसान खिड़की से होकर गुजरती थी। अमन को शहर से दूर एक नए मोहल्ले में रहते हुए अब कई महीने बीत चुके थे। उसने अपने जीवन को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की थी। उसने अपने कमरे से कोई भी ऐसा बर्तन या मिट्टी की चीज नहीं रखी थी जो उस भयानक रात की याद दिलाए। उसके घर में सिर्फ कांच और स्टील के बर्तन थे। उसे लगता था कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन डर सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं होता, डर तो खून की हर एक बूंद में तैरता रहता है। परिवर्तन की शुरुआत एक बेहद सर्द और बारिश भरी रात से हुई। आसमान में काले बादल इस तरह घिरे हुए थे मानो पूरी दुनिया को निगल जाना चाहते थे। मूसलाधार बारिश की बूंदें जब अमन के कमरे की खिड़की के शीशों पर पड़ती थीं, तो उनकी आवाज ऐसी लगती थी जैसे कोई नन्हे नाखून शीशे को अंदर से खरोंच रहे हों। अमन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सो नहीं रहा था। उसके कानों में लगातार एक हल्की सी सनसनाहट गूंज रही थी, स्रस स्रस, तारांकन जैसे कोई गीले बालों को घसीट रहा हो। उसने अपनी चादर को अपने मुंह तक खींच लिया। तभी दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की सुइयों ने आपस में टकराते हुए ठीक 2:13 का इशारा किया। कमरे का तापमान एक ही सेकंड में 0 से भी नीचे गिर गया। अमन के मुंह से निकलने वाली हर सांस गाढ़े कोहरे की तरह हवा में तैरने लगी। उसे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा धीरे धीरे हंस रहा हो। ही ही ही। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, पुराना डर है जो उसके दिमाग से निकल नहीं रहा है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। लेकिन तभी उसके पैर के पास रखे कंबल को किसी ने धीरे से खींच लिया। उसकी रूह कांप गई। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बिस्तर से नीचे झांका। अंधेरे में फर्श पर कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वहां पानी का एक छोटा सा गड्ढा बन चुका था, बिल्कुल साफ पानी का जिसमें कोई परछाई नहीं दिख रही थी। और उस पानी के ठीक बीचों बीच मिट्टी का एक बेहद छोटा सा दिया रखा हुआ था, जिसकी नीली लौ बिना किसी हवा के मध्यम मध्यम जल रही थी। उस दिए से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी, बल्कि वो कमरे के बाकी सारे अंधेरे को अपनी तरफ खींच रहा था। अमन का गला सूख चुका था। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से एक भी आवाज बाहर नहीं निकली। तभी उस नीली लौ के भीतर से एक बहुत ही मासूम सिसकती हुई और जानी पहचानी आवाज उभरी। अमन भैया, तुम हमसे छुपकर कितनी दूर जाओगे? घर तो तुमने हमें ही बना लिया है।
वो आवाज सिर्फ कान में नहीं गूंज रही थी, बल्कि अमन की नसों में दौड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसके सीने के अंदर की पसलियां धीरे धीरे फैल रही हैं, जैसे उसके भीतर कोई भारी चीज जगह बना रही हो। वो समझ चुका था कि सुमित के वो सारे मंत्र और वो अग्नि उस साये को मार नहीं पाई थी, बल्कि उसने उस साये को अमन के दिल के और ज्यादा करीब पहुंचा दिया था। उसी वक्त कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे से खुला। बाहर के बरामदे में कोई नहीं था, लेकिन बरामदे से लेकर अमन के बिस्तर तक गीले पैरों के निशान बनने लगे थे। मिट्टी से सने हुए छोटे छोटे पैरों के निशान। वे निशान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। छप छप। अमन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर जैसे किसी अदृश्य जंजीर से बंधा हुआ था। वे पैरों के निशान रुक रुक कर ठीक उसके बिस्तर के पास आकर थम गए। तभी कमरे की दीवारों पर अजीब सी हरकत शुरू हुई। दीवारों की पपड़ियां अपने आप उखड़ने लगीं और उन पर 4 अलग अलग नाम खून जैसे लाल रंग से उभर आए। रोहित, नेहा, काजल और वो अनाम बच्चा। और उन नामों के ठीक नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, अब मटका पूरी तरह भर चुका है। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी पुरानी भूल याद आ गई। वो बारिश की रात, वो टूटा हुआ मकान, वो बड़ा मिट्टी का मटका और उसका वो नासमझ हाथ जिससे उसने ढक्कन उठाया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो उस रात उस मकान में न गया होता तो आज उसके ये तीनों दोस्त रोहित, नेहा और काजल शायद जीवित होते। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तभी उसके बिस्तर के ठीक सिरहाने पर किसी ने अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ रखा। वो हाथ इंसानी नहीं था, वो राख और मिट्टी का बना हुआ था। उस हाथ ने धीरे से अमन के बालों को सहलाया और उसके कान के पास आकर एक ऐसी फुसफुसाहट छोड़ी जिससे इंसान का खून तक जम जाए। भैया, अब डरना बंद करो। हमारे साथ इस मटके के अंदर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। यहाँ ना कोई बारिश है, ना कोई दर्द, बस हम और तुम हैं। अमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी गर्दन मोड़ी और पीछे देखना चाहा। उसकी आंखें खुली थीं और उसके सामने वही पुराना खंडहरनुमा कमरा और वो बड़ा सा मिट्टी का मटका खड़ा था। मटके का ढक्कन पूरी तरह खुला हुआ था और उसके अंदर से वही काला अनंत अंधेरा बाहर झांक रहा था। रोहित, नेहा और काजल तीनों मटके के मुंह के पास खड़े थे। उनके चेहरे पीले और बेजान थे। उनकी आंखों से खून की धार बह रही थी और वे सब एक साथ हाथ फैलाकर अमन को अपने पास बुला रहे थे। अमन के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, तारांकन, मुझे माफ कर दो। और उसी पल मटके के अंदर से अनगिनत छोटे छोटे हाथों ने बाहर निकलकर अमन को अपनी तरफ खींच लिया। कमरे की सारी बत्तियां एक झटके में बुझ गईं। बाहर मूसलाधार बारिश तेज हो गई और ठीक उसी सेकंड घड़ी की सुई ने 2:13 को पार कर दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस कमरे में पड़ी तो वहां कोई नहीं था, ना अमन, ना उसका बिस्तर और न ही कमरे में कोई और सामान। कमरे के बीचों बीच सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक मिट्टी का छोटा सा मटका जिसका ढक्कन पूरी तरह बंद था और जिसके ऊपर ताजे खून से एक नया नाम लिखा हुआ था, अमन। आज भी जब कभी शहर के इस हिस्से से कोई रात के वक्त गुजरता है तो उसे उस बंद कमरे से एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी हंसी सुनाई देती है, ही 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 ही। और उसके बाद कमरे के अंदर से एक धीमी सी आवाज गूंजती है, भैया, अगला मटका कौन सा होगा? यदि कभी आपको भी अपने घर में रात के वक्त पानी के बर्तन के पास कोई हल्की सी भी आहट सुनाई दे तो भूलकर भी यह मत सोचना कि वो कोई चूहा या हवा है, क्योंकि हो सकता है कि उस मटके का ढक्कन अब आपके लिए ही खुल रहा हो।